एक तेज धमाका हुआ। विमान बुरी तरह हिल गया। इंजन फेल हो रहा था, कंट्रोल मुश्किल हो रहा था। पारुलकर जानते थे अब एक ही रास्ता है। उन्होंने इजेक्शन लीवर खींच दिया। कुछ ही सेकंड बाद वे हवा में थे। जमीन पर उतरते ही उन्होंने महसूस किया कि वे घायल हैं। पैर में तेज दर्द था। वे संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि आसपास ग्रामीण लोग जमा होने लगे। दुश्मन! भारतीय पायलट! भीड़ उत्तेजित हो गई। पत्थर फेंके गए। किसी ने उसे लात मारी। 13 अगस्त 1972। उस रात बादल असामान्य रूप से भारी थे। हवा में नमी थी, जैसे मौसम भी किसी बड़ी घटना का गवाह बनने को तैयार हो। ऊंची ऊंची दीवारें, जिन पर कई परतों में कंटीले तार लिपटे थे। हर 50 कदम पर बंदूक थामे पाकिस्तानी सैनिक। सर्च लाइटें लगातार घूम रही थी। यह वही कैंप था जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को कैद रखा गया था। बाहर से देखने वाला कोई भी यही कहता, यहां से भाग निकलना असंभव है। लेकिन उन्हीं दीवारों के भीतर 3 भारतीय अधिकारी बैठे थे, जिन्होंने ठान लिया था। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971। सीमा पर गोलियों की आवाजें गूंज उठी थी। आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे थे। पश्चिमी मोर्चे पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। पाकिस्तान के जफरवाल सेक्टर के पास एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय सेना की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। वहीं से भारतीय विमानों पर सटीक एंटी एयरक्राफ्ट फायर भी किया जा रहा था। इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई स्क्वाड्रन लीडर दिलीप पारुलकर को। शांत, अनुशासित और तेज दिमाग वाले पायलट, वे जोखिम उठाने से नहीं डरते थे। 10 दिसंबर 1971। यह दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सुबह का समय, रनवे पर उनका सुखोई लड़ाकू विमान तैयार खड़ा था। इंजन गरज रहा था। कंट्रोल टावर से अनुमति मिली। विमान हवा में उठा। मिशन स्पष्ट था, लक्ष्य तक पहुंचना और वॉच टावर को ध्वस्त करना। जैसे ही वे लक्ष्य के करीब पहुंचे, जमीन से अचानक गोलियों की बरसात शुरू हो गई। एंटी एयरक्राफ्ट गनों की आवाज ने आसमान को हिला दिया। कॉकपिट में चेतावनी संकेत चमकने लगे। एक तेज धमाका हुआ। विमान बुरी तरह हिल गया। इंजन फेल हो रहा था, कंट्रोल मुश्किल हो रहा था। पारुलकर जानते थे अब एक ही रास्ता है। उन्होंने इजेक्शन लीवर खींच दिया। कुछ ही सेकंड बाद वे हवा में थे। जमीन पर उतरते ही उन्होंने महसूस किया कि वे घायल हैं। पैर में तेज दर्द था। वे संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि आसपास ग्रामीण लोग जमा होने लगे। दुश्मन! भारतीय पायलट! भीड़ उत्तेजित हो गई। पत्थर फेंके गए। किसी ने उसे लात मारी। पूछताछ और चतुराई। उसे होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरी, नम कोठरी में पाया। आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस was an important base of the Indian Air Force. शांत भाव से पारुलकर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। ग्रुवलिंग पूछताछ के बाद उसने नक्शा बनाया, जिससे अधिकारी संतुष्ट हुआ। कुछ दिनों बाद उन्हें रावलपिंडी के POW कैंप में भेज दिया गया। वहाँ 12 भारतीय पायलट कैद थे। सबने अलग अलग यातनाएं झेली थीं, लेकिन किसी की आंखों में हार नहीं थी। अगर हम यहाँ बैठे रहें तो शायद सालों लग जाएं। क्यों ना हम खुद रास्ता खोजें। वे भागेंगे। ये फैसला भावनाओं में नहीं लिया गया था। ये महीनों की निराशा, सोच विचार और धैर्य का परिणाम था। योजना की शुरुआत। शिविर में मिला एटलस अब सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया था। रात में जब बाकी कैदी सोते थे तो वे नक्शों को देखते थे। इसलिए तय हुआ, पहले अफगानिस्तान की ओर निकलेंगे, फिर वहाँ से किसी तरह भारत पहुँचा जाएगा। अब अगला कदम था सही सेल चुनना। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी रास्तों को समझते, संभावनाएं तलाशते। सीधे भारत की सीमा की ओर जाना खतरनाक था। युद्ध के बाद सुरक्षा कड़ी थी, इसलिए तय हुआ बाहरी दीवार के पास हो, जहां गार्ड कम आते जाते हों। काफी निरीक्षण के बाद उनकी नजर सेल नंबर 4 पर पड़ी, लेकिन वहां शिफ्ट होना आसान नहीं था। धीरे धीरे गार्ड से व्यवहार सुधार कर, छोटे छोटे अनुरोध करके पारुलकर ने माहौल बनाया। कुछ हफ्तों के बाद तीनों को सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। यहीं से असली कहानी शुरू हुई। बाहर की तरफ सिर्फ एक मोटी ईंटों की दीवार थी, जिसके पार आजादी थी। सेल नंबर 4
अब वही उनकी उम्मीद थी। ये सेल बाहरी दीवार के सबसे करीब थी, बाहर की, लेकिन वो दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। बिना औजार, बिना शोर, बिना शक पैदा किए उसे तोड़ना लगभग असंभव। जब कैंप में सन्नाटा था, पारुलकर फुसफुसाएं, आज से शुरू करते हैं। टूल्स? सिर्फ एक छोटी कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर। बेड को धीरे से हटाया गया। फर्श के पास दीवार का वो हिस्सा चुना गया जहां ईंटें थोड़ी ढीली लग रही थीं। पहली खुरच, सीमेंट की पतली परत उखड़ी। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन हर खरोंच दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। 3 लोग पहरा देते। थोड़ी थोड़ी करके उसे दिन में शौचालय जाते समय बहा दिया जाता। अंधेरा का उनका साथी। कोठरी में एक बल्ब लगाया गया था। अगर रोशनी होती तो गार्ड बाहर से झांक सकते थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया। अब सेल में आधिकारिक रूप से रोशनी खराब थी। पहला खतरा। एक रात जब हरीश सिंह पलंग के नीचे दीवार खोद रहे थे, तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। संदिग्धता में गार्ड प्रभारी को बुलाने गया। उसी क्षण हरीश सिंह धीरे से बाहर आया और अपने स्थान पर लेट गया। पहरेदार ने जोर से आवाज दी। परुलकर और ग्रेवाल ने सोने का नाटक किया। कोई हरकत नहीं हुई। बाहर से झांका, उसे लगा अंदर केवल 3 लोग दिखाई दे रहे थे। 4 थे ना? जेल प्रशासन हर कैदी को हर महीने कुछ पैसे देता था। लगभग 57 ड्राई फ्रूट्स खरीदे, कंडेंस्ड मिल्क के डिब्बे, कुछ सूखी रोटियां, ऊपर से हल्की मिट्टी पोत दी जाती ताकि बाहर से सब सामान्य लगे। धीरे धीरे एक छोटा सुराग बन गया। पहले सिर्फ हथेली जा सकती थी, फिर कंधा। आखिरी परत जानबूझकर छोड़ी गई। वो सिर्फ प्लास्टर थी। उसे भागने वाली रात तोड़ा जाना था। हर रात दीवार थोड़ी थोड़ी कमजोर होती गई। ईंटों के बीच का सीमेंट निकाला जाता, फिर ईंटों को सावधानी से वापस लगा दिया जाता। वो कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद अंदर आए। चारों पायलट सो रहे थे। बेवजह हंगामा मत करो। उस रात वे बाल बाल बचे। तीनों चुप बैठे थे, दिल की धड़कनें तेज। 12 बजे तीनों घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़े। डीवर के पास एक पाकिस्तानी गार्ड चरपे पर सो रहा था। उन तीनों ने अपनी सांसें रोक ली। कुछ कपड़ों को बांधकर एक रास्सी बनाई गई। उसे देवर के ऊपर फेंक दिया गया। महीनों की तैयारी के बाद आखिर वो दिन आया। 13 अगस्त 1972। आसमान में बादल घिरने लगे थे। एक एक कर वे ऊपर चढ़े। पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल, आखिर में हरीश सिंह। दूसरी तरफ उतरते ही उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे दौड़ पड़े। रात गहरी हो चुकी थी। अफगानिस्तान की सीमा अब बहुत दूर नहीं थी। तीनों थके हुए थे, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे, होंठ सूख चुके थे, कपड़े धूल और पसीने से भर चुके थे, लेकिन मन में सिर्फ एक तस्वीर थी, भारत। आखिरी सफर। ड्राइवर को शक नहीं हुआ, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। रास्ते में एक चेक पोस्ट आई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने ट्रक रोका। कागजात दिखाओ। The driver gave the papers. Then their eyes fell on the 3 men sitting behind. ये कौन है? मजदूर हैं साहब, इनको नीचे उतारो। The beginning of suspicion. उनसे सवाल पूछे गए। कहां से आ रहे हो? कहां जा रहे हो? पहचान क्या है? उन्होंने वही कहानी दोहराई दी। मजदूर हैं, काम की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन उनका लहजा, उनकी आंखें, उनका हाव भाव, सब कुछ एक सैनिक को अजीब लगा। इनको हिरासत में लो। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब वे भागने वाले कैदी नहीं थे। अब वे एक कहानी बन चुके थे। उनकी भागने की कोशिश ने पाकिस्तानी सेना को शर्मिंदा किया था। लंबी प्रतीक्षा। महीनों बातचीत जारी रही। गुलामी के दिन फिर शुरू हो गए, लेकिन इस बार उनके मन में एक बात साफ थी। हमने कोशिश की। वे हार कर नहीं बैठे थे। उन्होंने आजादी के लिए जोखिम उठाया था। रिहाई का दिन। एक सुबह जेल का दरवाजा खुला। गार्ड ने कहा, तैयार हो जाओ। उन्हें समझ नहीं आया। फिर आदेश मिला। क्या ये सच था? वाघा बॉर्डर। ऑफिसर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज वर प्रेजेंट एट द बॉर्डर। तुम्हें रिहा किया जा रहा है। कुछ पल के लिए वे चुप रह गए। क्या ये सच था? और फिर वो पल आया जब उन्होंने भारतीय जमीन पर कदम रखा। सैनिकों ने सलामी दी। परिवारों की आंखों में आंसू थे। माएं रो रही थीं। पत्नी ने गले लगाया। बच्चे चुपचाप पिता को देख रहे थे। कई साल बाद घर वापसी हो चुकी थी। कहानी का असली अर्थ
उनकी भागने की कोशिश सिर्फ एक साहसिक घटना नहीं थी, वो एक संदेश था। कैद शरीर को रोक सकती है लेकिन मन को नहीं। कभी कभी जीत भागकर बच निकलने में नहीं होती, बल्कि कोशिश करने में होती है।